नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टडी के सीरीज में। तो आइए मोटर के इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, मोटर एफिशिएंसी पर भी चर्चा करेंगे, लॉस पे भी चर्चा करेंगे और भी चीज़ें जो इससे संबंधित है हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं मोटर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें करवा दिया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इससे पहले हमारा एक यूनिट भी ख़त्म हो चुका है डीसी जनरेटर का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है। तो बेसिकली तो ब्रेक हॉर्स पावर जो बीएचपी जो होता है ना, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि बीएचपी स्टैंड फॉर ब्रेक हॉर्स पावर, यानी कि बीएचपी क्या होता है, हमारा ब्रेक हॉर्स पावर होता है। ठीक है, और तो हाँ, बीएचपी हमारा होता है ब्रेक हॉर्स पावर। यहाँ पे देखिए इसके बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ है। ब्रेक हॉर्स पावर इज द हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन मेजर्ड बाय द रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय द ब्रेक दैट रिप्रेजेंट द यूजफुल पावर दैट कैन डेवलप। ठीक है, अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के संदर्भ में भी एक डेफिनेशन दिया गया है। फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेक हॉर्स पावर इज द मैकेनिकल हॉर्स पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट एट स्पेसिफिक आरपीएम एंड फुल लोड करंट। अब देखिए कि हमारा जो मोटर होता है ना, ये हमारा मान के चलते हैं कि हमारा मोटर है, और ये मोटर में हमारा क्या होता है कि शाफ्ट होता है। ये हमारा मोटर में क्या होता है, शाफ्ट होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, क्या रहा है कि हॉर्स पावर जो हमारा होता है ना इंजन का या मशीन का, वो जो शाफ्ट पे अवेलेबल होता है, ठीक है, वो जो शाफ्ट पे अवेलेबल होता है तो उसको जो हम मेज़र करते हैं, तो वो मेज़र करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बीएचपी। और ये यहाँ पे इस डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि मेजर्ड बाय द रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय द ब्रेक। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस मोटर को स्टार्ट करके यहाँ पे ब्रेक लगा के इसको रसिस्ट करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कितना फोर्स में ये रसिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना फोर्स होगा तो हम लोग आसानी से प्राप्त कर पाएंगे कि भाई हमारा जो आउटपुट पावर है वो समथिंग है। जैसे मान के चलिए कि हमें आउटपुट में अगर मान के चलिए कि किसी मशीन को स्टॉप करने के लिए 1 हॉर्स पावर लगाना पड़ रहा है, 1 HP लगाना पड़ रहा है, तो हम जान जाएंगे कि ये मोटर आउटपुट में 1 HP पावर देता है। तो ये ब्रेक हॉर्स पावर मोटर का मतलब आउटपुट पावर निकालने का एक तरीका समझ सकते हैं आप। इससे हम लोग आसानी से मोटर का हॉर्स पावर वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। और मशीन का जनरली पावर रेटिंग आप देखेंगे तो HP में रहता है, हॉर्स पावर में रहता है। तो ये हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 1 HP बराबर जो होता है हमारा, वो होता है 746 वॉट। ये आप लिख लें, ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब मशीन खरीदने के लिए जाते हैं, स्पेशली कोई मोटर खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप पूछते हैं कि भाई ये कितने HP का है, कितने हॉर्स पावर का है, तो वो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट होता है। क्योंकि हमने अपने स्टडी के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत कम किया होता है। क्योंकि वॉट एक ऐसा यूनिट है तो हम पावर में वॉट का ही इस्तेमाल करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखेंगे, जब स्पेशली मशीन वगैरह की बात करेंगे, तो हॉर्स पावर में मेजरमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि लॉसेस इन डीसी मशीन। देखिए डीसी मशीन है, हर मशीन में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। कोई भी मशीन देखिए प्रॉपरली एकदम ऐसा नहीं हो जाता जिसमें लॉस हो ही नहीं। अगर लॉस नहीं होगा तो मान के चलिए कि उसका एफिशिएंसी 100% होगा। आप आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिसमें लॉस बहुत ही कम होता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अराउंड 90% प्लस ही रहता है। तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। और हम लोग इंजीनियरिंग में
जो है एफिशिएंसी हमारा बहुत मायने रखता है। जब हम किसी मशीन को डिज़ाइन करते हैं तो उस मशीन का एफिशिएंसी कितना होगा वो मायने रखता है। और हमारा जो एफिशिएंसी होता है ना, एफिशिएंसी को हम लोग नीटा से दिखाते हैं। तो नीटा हमारा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉस के। लॉस जितना ज़्यादा एफिशिएंसी उतना ही कम। लॉस अगर कम होगा एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी मशीन में हमारा लॉस बिल्कुल कम हो, ठीक है, तभी हम एक बहुत अच्छे मशीन को डिज़ाइन कर पाएंगे। देखते हैं कि ये लॉस कितने प्रकार के होते हैं। तो द लॉसेस टेकिंग प्लेस इन द मोटर आर सेम इन एज इन अ जनरेटर। इसीलिए हमने क्या लिखा, लॉसेस इन डीसी मशीन। तो अब आपको समझ में आ गया। हम ये भी लिख सकते थे लॉसेस इन डीसी मोटर, चूँकि डीसी मोटर पढ़ रहा है। लेकिन ये मशीन में जो मतलब मोटर में जो लॉस होता है वही सेम जनरेटर में भी होता है। तो हम इसको डीसी मशीन के नाम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोनों जगह आप ये लॉस अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरेटर में भी अगर आपसे पूछ ले तो आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहला लॉस जो होता है वो हमारा कॉपर लॉस, फिर मैग्नेटिक लॉस, मैकेनिकल लॉस। अब हम बता देते हैं। देखिए कॉपर लॉस तो बेसिकली वाइंडिंग करते हैं ना, कॉपर का बहुत सारा कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो उस वजह से कॉपर लॉस होता है। आई स्क्वायर आर लॉस आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक लॉस लॉस इसलिए होता है चूँकि यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग होता है, तो इस वजह से आपको पता है कि मैग्नेटिक लॉस होता होगा, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है, तो वही मैग्नेटिक लॉस भी होगा। और मैकेनिकल लॉस शाफ्ट पे होता है, बेसिकली जो रोटर का शाफ्ट घूमता है, ठीक है, जो शाफ्ट घूमता है। अब देखिए शाफ्ट जो घूम रहा है ना, उसको रेसिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक बेयरिंग टाइप लगाते हैं, एक बेयरिंग लगाते हैं, वो कुछ रेसिस्ट करता होगा, सम रेसिस्टेंट तो वो देता ही होगा ना, तो वो लॉस हो गया। ऊपर से हम इसमें अगर पंखी लगा दें और हवा चल रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में घुमा दें तो वो मोटर धीरे से घूमेगा, यानी कि विंडेज लॉस भी हो जाता है, कुछ विंड के वजह से लॉस हो जाता है। तो ये सारे लॉस जो होते हैं ये कंबाइन होके हमें लॉसेज में पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप बाय द मोटर इज आई आर ए। ये आई ए मतलब आर्मेचर करंट, दिस आई ए स्टैंड फॉर आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है। और आर ए स्टैंड फॉर आर्मेचर रेसिस्टेंट, आर्मेचर आर्मेचर रेसिस्टेंट, ठीक है। और ये V स्टैंड फॉर वोल्टेज, V/2 इज इक्वल्स टू बैक EMF। तो ये इक्वेशन कैसे आया, ये इक्वेशन कैसे आया, तो बेसिकली ये इक्वेशन आया मैक्सिमम पावर से। आप को अगर ध्यान ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इस इक्वेशन को देखने से चलिए हम ये इक्वेशन पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये इक्वेशन आया कहाँ से, ठीक है। तो एक बात आप जानते हैं कि मैक्सिमम पावर कब डेवलप होता है, मैक्सिमम पावर कब डेवलप होता है, बेसिकली मैक्सिमम मैकेनिकल पावर अगर हमें निकालना हो तो वो आपको कैसे निकालिएगा। तो पहले आप ये पता कीजिए कि मैक्सिमम मैकेनिकल पावर होता क्या है, ठीक है, तब तो आप निकालिएगा ना कि मैक्सिमम मैकेनिकल पावर कब डेवलप होगा या कितना होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैकेनिकल पावर है कितना। तो मैकेनिकल पावर तो मैंने आपको बताया है कितना होता है भाई, मैकेनिकल पावर बैक EMF इंटू करंट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज उसके बाद हमारा हो जाता है माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंट या टोटल रेसिस्टेंट, ठीक है, सिंपल। तो यही हमारा होता है मैकेनिकल पावर, यही होता है ना। एक चीज़ छूट गया, मैकेनिकल पावर निकालने में देखिए ये हमने वोल्टेज का तो ठीक ठाक फार्मूला लिख लिया है, लेकिन मैकेनिकल पावर निकालना है, चूँकि यहाँ पे आई से एक और मल्टीप्लाई होगा तभी तो पावर निकलेगा ना, ये सिर्फ वोल्टेज रहा। तो वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल्स टू पावर, यहाँ भी हमने वही किया, बैक EMF इंटू करंट इज इक्वल्स टू पावर। तो हम लोग करंट से मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो हमारा जो नया इक्वेशन आएगा वो आएगा बैक EMF इंटू करंट इज इक्वल्स टू VI
मतलब इनपुट पावर माइनस IA स्क्वायर या IA स्क्वायर R, सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली I स्टैंड फॉर करंट एंड R स्टैंड फॉर टोटल रेसिस्टेंट विच इज इक्वल्स टू आर्मेचर रेसिस्टेंट प्लस जो और भी रेसिस्टेंट अगर आपके पास है वाइंडिंग का रेसिस्टेंट, तो सारा कंबाइंड रेसिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कंडीशन निकालते हैं मैक्सिमम का। आपको पता है कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, अगर जो बच्चे 11th-12th से आ रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, उनको मैक्सिमा मिनिमा का सिचुएशन पता है। लेकिन जो बच्चे जो बच्चे 11th-12th से आ रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे 10th के बाद आ रहे हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आपके साथ हो सकती है क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल्दो आपको एक्सपोजर मिल चुका है जब आप मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में, तो ग्रुप ए वाले बच्चे को उनके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उनको उनके सिलेबस में अप्लाइड फिजिक्स होता है और उसके बाद मैथमेटिक्स भी होता है। दोनों जगह आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास अगर बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं है तो आप इसको किसी तरह से डाइजेस्ट कर लीजिए, ऑल्दो ये बहुत मुश्किल नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमा कंडीशन अगर निकालना है, सपोज हमें मैक्सिमम मैकेनिकल पावर निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मैकेनिकल पावर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस मैकेनिकल पावर का हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करंट, और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किसके साथ, जीरो के साथ, और जो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम मैकेनिकल पावर, ठीक है। चलिए तो हम ऐसा कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कि भाई मैकेनिकल पावर क्या है, बैक ईएमएफ इनटू करंट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट माइनस कॉपर लॉस I स्क्वायर R लॉस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, यही तो है हमारा मैकेनिकल पावर, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन जरा कीजिए, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, तो I स्क्वायर R सिंपली हम लिख लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है, करंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन होके क्या आ जाएगा, देखिए I तो हमारा डिफरेंशिएट होगा लेकिन V नहीं होगा, V तो कांस्टेंट है, तो V तो बाहर निकल जाएगा। तो I का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आई विल इक्वल्स टू 1, तो 1 यानी कि V इज इंटू 1 ऑफकोर्स V हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस उसके बाद माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 जो है हमारा आगे आ जाएगा, उससे पहले R जान लीजिए कि R कांस्टेंट है तो R बाहर निकल जाएगा, तो R की बात हम नहीं करेंगे लेकिन I की तो करेंगे। तो ये 2 आगे आ जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा, तो हमारा 2I हो जाएगा, और हमारा जो बच गया R वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ज़रा इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2IR इज इक्वल्स टू V। बेसिकली हमने 2IR को इधर भेज दिया तो वो प्लस में हो गया इज इक्वल्स टू V। अब IR इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल्स टू V/2, IR इज इक्वल्स टू V/2। अब ज़रा इसको आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और इसे समथिंग हम नेम कर देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जरा सा हम आ जाएंगे अपने बैक ईएमएफ के इक्वेशन पे। बैक ईएमएफ का इक्वेशन क्या कहता है, बैक ईएमएफ का इक्वेशन हमें कहता है कि भाई हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो माइनस हमारा जो करंट होगा और रेसिस्टेंट होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा किसका ये इक्वेशन है, बैक ईएमएफ का, ये हमने पढ़ा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहीं पे तो हम क्या किए थे कि इसके साथ करंट से मल्टीप्लाई किए थे दोनों साइड, तो हमारा पावर निकल के आ गया था। ये इक्वेशन यहीं से तो आया है, ये इक्वेशन यहीं से तो आया। अब जरा देखिए कि IR का वैल्यू कितना है, V/2, तो हमारा बैक ईएमएफ कितना हो जाएगा, V - V/2 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा बैक ईएमएफ होगा, V में से V/2 माइनस करेंगे तो V/2 ही आ जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल बैक ईएमएफ आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, बैक ईएमएफ जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो V/2,
ये मैक्सिमम बैक ईएमएफ, मैक्सिमम हमारा बैक ईएमएफ कब होगा, जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज यानी कि इनपुट में दिया गया वोल्टेज का आधा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा बैक ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम का केस है। तो अब जरा सा अपने इक्वेशन पे आते हैं। अगर देखिए जिसको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी ना, वो सिंपली डाइजेस्ट कर लीजिएगा और क्या ही कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अपने उसी वाले इक्वेशन पे। तो यही तो इक्वेशन था कि भाई आई ए आर ए इज इक्वल्स टू वॉट, सॉरी आई ए आर ए को छोड़िए, अभी यहाँ देखिए बैक ई एम एफ इज इक्वल्स टू वी बाई टू, है ना, वी बाई टू इज इक्वल्स टू बैक ई एम एफ, ठीक है। यही चीज़ तो अभी हम निकाले हैं ना, यही चीज़ निकाले हैं, ज़रा देख लीजिए, यही चीज़ हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और आई ए आर ए की ही तो इक्वल है, ये बेसिकली आई ए आर ए के ही तो इक्वल है। ये देखिए यहाँ पे आई ए आर ए की इक्वल भी तो वी बाई टू है। तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई ए आर ए, ठीक है। आप दीजिए या ना दीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सेंटेंस आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ज़रा सा हम देख लेते हैं कि ये लॉस वाला जो है ना, ये फ्लो चार्ट कैसा होता है। तो ज़रा उसको हम देख लेते हैं। तो लॉसेज इन डीसी मशीन, डीसी मशीन में कौन कौन सा लॉस होता है। तो भाई अगर डीसी मशीन को अगर हम आपको दिखाएं तो भाई आप जानते हैं कि डीसी मशीन हमारा कैसा होता है। चलिए हम दिखा देते हैं डीसी मशीन को, ठीक है। डीसी मशीन को हम दिखा देते हैं। देखिए हम डीसी मशीन में क्या देते हैं भाई, हम डीसी मशीन में मोटर इनपुट देते हैं ना, क्या देते हैं, मोटर में इनपुट देते हैं, ठीक है। ज़रा हम कलर चेंज कर लेते हैं, चूँकि ये कलर इस पर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम कोई दूसरा कलर ले लें, कौन सा कलर ले लें, बेसिकली पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप जानते हैं कि हम इनपुट में क्या देंगे, इनपुट में हम क्या देंगे, इनपुट में हम वी आई देंगे, इनपुट पावर देंगे ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे वाइंडिंग होगा ना, मोटर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है, आर्मेचर में वाइंडिंग होता है। तो वाइंडिंग में हमारा कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस को ही हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस भी लिखते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस भी लिखते हैं ना। तो ये लॉस होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा कि ड्राइविंग पावर इन आर्मेचर में हमारा ये बैक ईएमएफ वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शनल लॉस मतलब यहाँ पे हम कुछ देंगे ना, कुछ सपोज बेयरिंग देंगे, बेयरिंग देते हैं, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, अगर बड़ा मशीन है तो रोलर बेयरिंग, छोटा मशीन में बॉल बेयरिंग, तो वगैरह फ्रिक्शन लॉस तो होता ही है। तो मोटर आउटपुट जो हमारा निकल के आएगा वो फाइनली आउटपुट इस तरह से निकल के आएगा। तो ये चार्ट बेसिकली आप ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग में ये आप बना देंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, और क्या। तो इसको आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इस तरह से आप बना दीजिए, और हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा एफिशिएंसी को के टर्म को देखते हैं। चलिए एफिशिएंसी को हम देखते हैं। एफिशिएंसी बराबर क्या आपने पढ़ा है अभी तक, एफिशिएंसी को हम लोग नीटा से दिखाते हैं, नीटा, इस तरह से एन को लंबा करके लिख देते हैं तो नीटा हो जाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी बराबर आपने क्या देखा है अब तक कि एफिशिएंसी बराबर कुछ नहीं होता है, मतलब एफिशिएंसी बराबर आउटपुट पावर POWER अपॉन में इनपुट पावर, ठीक है। सिंपल, एफिशिएंसी इतना अच्छा है ना, एफिशिएंसी मुझे सबसे अच्छा लगता है अगर मशीन के टर्म में मैं आपको बताऊं तो। इसका फॉर्मूला कहीं भी चेंज नहीं होता, ये सर्वमान्य है, ये आप हर एक मशीन में लगा सकते हैं, चाहे वो मशीन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला इतना अच्छा है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। सिंपल एक फॉर्मूला याद कीजिए और किसी भी मशीन का एफिशिएंसी यही होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में एफिशिएंसी ना भी आए तो आप ये लिख के ही छोड़िए, एक आध नंबर भी तो मिल जाएगा, ठीक है।
ऑल्दो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यही तो है, और है क्या, यही तो है। हाँ, अब हम इसमें और डिफाइन करेंगे कि आउटपुट पावर क्या है, इनपुट पावर क्या है, लेकिन इतना भी तो लिख के आइएगा ना। किसी अगर मान के चलिए कोई एक ऐसा मशीन आपसे पूछ दिया जिस मशीन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, और आपके लिए लिखने के लिए एक लाइन तो है कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, तो ये लाइन तो आप लिख के आएंगे। ऑल्दो आपको पता नहीं कि आउटपुट पावर क्या है, इनपुट पावर क्या है, लेकिन आप खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो इतना लिख देना है। तो ये मैं एफिशिएंसी पूछता है, ये वीवीआई है, दिस इज वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, तो हम लोग एफिशिएंसी को अभी देखिए, एफिशिएंसी में आउटपुट पावर क्या है यहाँ पे, ज़रा वो बताइए। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा आउटपुट पावर क्या है, आउटपुट पावर बैक ईएमएफ इनटू करंट, यही तो है। इनपुट पावर क्या है, वी आई, सिंपल, वी आई वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल्स टू अप्लाइड पावर, ठीक है। तो हमारा यही है इफिशियंसी मोटर के केस में, इन केस ऑफ मशीन, कौन सा, डीसी मशीन। ऐसा ना हो कि आप किसी भी मशीन में इस फॉर्मूला को लगा दें, मशीन। देखिए, ये सिर्फ डीसी मशीन के लिए, ये वाला एफिशिएंसी सिर्फ डीसी मशीन के लिए, ये नीटा सिर्फ डीसी मशीन के लिए, नीचे वाला नीटा सिर्फ डीसी मशीन के लिए, और ये वाला यूनिवर्सल लॉ क्या है, यूनिवर्सल किसी के लिए भी, ये वाला यूनिवर्सल, ये वाला सिर्फ और सिर्फ डीसी मशीन के लिए, डेडिकेटेड मोटर और जनरेटर, और कोई नहीं। ये ना हो कि हम आपको ये बता दें और ये आप किसी भी मशीन पे लगा के भाई आ क्यों नहीं रहा आंसर, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप खुश हो जाइए ये जान के, या उदास हो जाइए, जो भी आपको होना हो, कि ये फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में। हमेशा परसेंटेज एफिशिएंसी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, परसेंटेज एफिशिएंसी। तो भाई परसेंटेज नीटा क्या होता है बताइए, परसेंटेज नीटा कुछ नहीं होता है, इसी को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगेन हम लिखें तो भाई आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर गुने 100%, यही होता है हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी। इसको रखिए ध्यान में और इसको मत भूलिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब हम जरा सिलेबस में देख लेते हैं कि भाई क्या छूट गया, क्या रह गया और क्या करना है, ठीक है, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि हाँ हो गया है, कवर हो गया, ठीक है। डीसी मोटर सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फर्स्ट लेक्चर, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन फर्स्ट लेक्चर, बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कौन सा लेक्चर, फर्स्ट ही लेक्चर था क्या, हाँ, नहीं सेकेंड लेक्चर था। बैक ईएमएफ सारा मेरे ख्याल से सेकेंड लेक्चर था ना, हाँ सेकेंड लेक्चर था। वोल्टेज इक्वेशन वगैरह सेकेंड लेक्चर में था, हाँ सेकेंड लेक्चर था। टॉर्क एंड स्पीड वगैरह जो है थर्ड लेक्चर था। आर्मेचर टॉर्क थर्ड लेक्चर, शाफ्ट टॉर्क थर्ड लेक्चर। बीएचपी फोर्थ लेक्चर आज का लेक्चर। ब्रेक टेस्ट अभी नहीं हुआ, अभी हो जाएगा, देखिए इसके बाद हम स्लाइड लगा हो जाएगा, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लॉसेस हो गया है, कौन कौन सा लॉस, 3 लॉस, कौन कौन सा, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक लॉस, फ्रिक्शनल लॉस ही था ना, कौन सा 3 लॉस था, ऐसा ना कि सॉरी मैकेनिकल लॉस, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस, ठीक है, 3 तरह का लॉस ध्यान रखना है। एफिशिएंसी नीटा भाई साहब का हो गया कल्याण। बस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और डीसी मोटर स्टार्टर जो है ये 5th लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद 6th लेक्चर में स्पीड कंट्रोल और 7th लेक्चर में ब्रशलेस डीसी मोटर, 7th लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ब्रेक टेस्ट क्या है, ठीक है, तो ये ब्रेक टेस्ट क्या है, अब आपके समझ में आ रहा होगा। ब्रेक टेस्ट को समझने से पहले आपको मोटर टेस्टिंग समझना होगा, क्या समझना होगा, तो आपको ब्रेक टेस्ट को समझने से पहले मोटर या मशीन टेस्टिंग,
टेस्टिंग, आप मोटर के जगह मशीन भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह ट्रू है, मोटर और जनरेटर दोनों के केस में। देखिए मोटर टेस्टिंग की बात करें तो इसमें हम लोग 3 तरीका है टेस्ट करने का। पहला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। और तीसरा है रीजेनरेटिव मेथड, रीजेनरेटिव मेथड। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये छोटे मशीन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और खुशी की बात है कि इसी को हम लोग ब्रेक टेस्ट कहते हैं, इसी को हम लोग ब्रेक टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक टेस्ट। ठीक है, अब ये ब्रेक टेस्ट कैसे करते हैं तो आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जान के क्या कीजिएगा, काम नहीं आएगा आपके। प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और लैब में करने वाला सब्जेक्ट है। अपने कॉलेज में मेरे ख्याल से जो है, जिस कॉलेज से मैं आता हूँ, अपने कॉलेज कहने का मतलब है कि जिस कॉलेज से मैं संबंधित हूँ उस कॉलेज में ये मशीन अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, जो भी KNSGP समस्तीपुर से हैं उनसे खास तौर से अनुरोध है कि आप लोग लैब में जाइए, रूम नंबर 7 में ये मशीन अवेलेबल है और ये टेस्ट करवाइए, कीजिए। ये मशीन है अवेलेबल, मैं कह रहा हूँ अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस टेस्ट को हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटर का हमारा शाफ्ट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हम इतना बड़ा शाफ्ट क्यों बना रहे हैं। शाफ्ट तो भाई इतना बड़ा ही होता है ना, इतना बड़ा ही होता है, लेकिन इतना बड़ा शाफ्ट क्यों बना रहे हैं? तो देखिए इतना बड़ा शाफ्ट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको इसमें ब्रश, सॉरी क्या कहते हैं इसको जी, इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस आर्मेचर के शाफ्ट पे इस तरह से बेल्ट लगा देंगे। ये क्या है? बेल्ट है हमारा। क्या है? बेल्ट। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाएंगे, जिसको हम लोग स्प्रिंग वेट भी कहते हैं। तो हम लोग इस तरह से स्प्रिंग लगाते हैं, इस तरह से स्प्रिंग लगाते हैं और फाइनली इसको अटैच कर देते हैं एक होल्डर के साथ। क्या किस चीज़ के साथ? एक होल्डर के साथ। और ये हमारा शाफ्ट है। क्या है? ये हमारा शाफ्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, शाफ्ट के ऊपर हम अपनी बेल्ट लगा के और इसके टॉर्क को बेसिकली इस स्प्रिंग वेट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मान के चलिए कि ये स्प्रिंग वेट S1 है, ये हमारा S2 है। ठीक है, देखिए हम पूरा ब्रेक टेस्ट तो आपको यहाँ पे नहीं समझा सकते, वो तो लैब का विषय है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। देखिए तो ये आप जानते हैं कि स्प्रिंग वेट S1 है, S2 है। ठीक है, इतना आप जानते हैं। रेडियस वगैरह आपको पता है कि R है, फोर्स वगैरह भी आप जानते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, अगर हम पावर की बात करें तो पावर बराबर आपने पढ़ा कि ओमेगा इंटू टॉर्क होता है ना, ओमेगा इंटू टॉर्क होता है। तो अब यहाँ पे जो है एक तो हमारा ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने, टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू आर, ये होता है। तो भाई फोर्स यहाँ पे कौन इसका यूटिलाइज कर रहा है, ये स्प्रिंग वेट कर रहा है ना। और दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मोटर अगर इधर घूमे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मोटर अगर इधर घूमता है तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग वेट ये इसको टाइट कर देगा, टाइट कर देगा ना, इसको खींचना पड़ेगा, ये फोर्स लगाएगा ना, टेंशन, यहाँ टेंशन फोर्स अप्लाई होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो टाइट नहीं होगा, ये कंप्रेस होगा, इसको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे का ये विरोध कर रहा है, तो बेसिकली S1 माइनस S2 ये हमारा फोर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। और ये हमारा बेसिकली R जो है वो रेडियस, और एक टॉर्क यहाँ पे लगता है 9 इंटू 9.8, बेसिकली 9.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। ये फॉर्मूला जब आप लैब में जाएंगे तो इससे आप लोग मोटर का मैकेनिकल पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आपको ओमेगा पता है कि 2 पाई एन, 2 पाई एन।
ठीक है। ब्रेक टेस्ट करते किस लिए हैं? बेसिकली हमें पावर निकालना होता है कि हमारा शाफ्ट पे पावर कितना आ रहा है, तो हम लोग इसलिए ब्रेक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे n मिल रहा है ना, तो n को हम लोग क्या करेंगे, n को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट। मतलब क्या है कि हम मोटर को कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करेंगे, ऐसा नहीं कि मोटर का स्पीड फ्लक्चुएटिंग है। तो हमारा आरपीएम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आरपीएम हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल टर्म अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। बेसिकली चेंज कौन होगा, जैसे मोटर का टॉर्क बढ़ेगा, मोटर का टॉर्क बढ़ेगा तो इस स्प्रिंग का वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू घटेगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका रेडियस है, ये टोटल रेडियस है, वो तो हम जानते हैं, वो तो हम माप ही सकते हैं। तो ये रेडियस का वैल्यू आर और 9.8 दे देंगे तो हमें पावर निकल के आ जाएगा। बेसिकली शाफ्ट पे जो पावर है, प्रैक्टिकल पावर है, वो हमको निकालना है। ऐसे तो हम थ्योरी में जानते हैं कि भाई पावर बराबर क्या होता है, बैक ईएमएफ इनटू करंट, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली नहीं है ना। प्रैक्टिकली जो हमारा विंडेज लॉस वगैरह हो जाएगा उसके बाद जो पावर मिलेगा वो होगा। तो उस चीज़ को निकालने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन जान लीजिए कि इसको हम लोग बहुत छोटे ही मशीन पे ट्राई करते हैं, इसको बड़े मशीन के लिए हम लोग यूज़ नहीं ले सकते, इसका डिसएडवांटेज है। और हाँ, इसको अगर हम सीरीज मोटर के साथ ट्राई करेंगे तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सीरीज मोटर जो होता है ना, सीरीज मोटर, इस पे बाबू टॉर्क जो होता है बहुत हाई होता है, टॉर्क जो है टाउ हमारा बहुत ही हाई होता है। तो सीरीज मोटर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सीरीज मोटर के साथ हम चेक कर लेंगे कि भाई बेल्ट वगैरह सही से टाइट है कि नहीं, ये लोड वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई होल हो या ऐसा कुछ हो कि छूट जाए, तो भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है लैब में। तो जब हम सीरीज मोटर के साथ टेस्ट करेंगे तो बहुत ही सावधान रहना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे इसके डिसएडवांटेज हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। वही चीज़ है, द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग्स आर नॉट स्टेबल, मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है ये भी स्टेबल नहीं रहता है। आप कैलकुलेट करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, तो आप 3 4 5 रीडिंग निकाल लीजिएगा, पी का वैल्यू 3 4 बार निकाल लीजिएगा, 5 बार निकाल लीजिएगा, 10 बार निकाल लीजिएगा, जैसी आपकी श्रद्धा भावना। मान लेते हैं कि आप बहुत मेहनती टाइप इंसान हैं, तो क्या कीजिएगा, आप पी को 10 बार निकालिएगा, P1, तो दूसरी बार निकालिएगा तो समथिंग P2 आएगा, तीसरी बार हो सकता है P3 आ जाए, चौथी बार आपको P4 आ जाए, इसी तरह से आपको P10 तक आएगा। 10 बार अगर आप निकालते हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, क्या कीजिएगा, मेहनती बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा हम उसको मान लेंगे। और जितना ज़्यादा बार निकालिएगा तो हो सकता है आपको उतना एक्यूरेट वैल्यू मिले। तो आप ऐसा भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पहली बार निकाल के उछल रहे हैं, हो सकता है वो गलत हो, ठीक है, एक्यूरेट ना हो। आउटपुट पावर इज वेस्टेड, इसमें देखिए आउटपुट पावर जो होता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है, उसका कोई यूज़ तो कर नहीं रहा है। बेसिकली इस स्प्रिंग को टाइट कर रहा है, इस स्प्रिंग को लूज कर रहा है, तो वेस्ट ही होगा, ठीक है। तीसरा भी उसी तरह से, द फ्रिक्शनल टॉर्क एट अ पर्टिकुलर सीटिंग्स ऑफ हैंड व्हील H1 एंड H2 इज रिमेन कांस्टेंट। ये हमारा H1 है, ये फर्स्ट हैंड, ये सेकंड वाला हैंड, ठीक है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। बस इतना ही आज के लेक्चर में, इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेक्चर में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।